हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट 10। इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 9 पार्ट्स कवर कर चुका हूं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सेल सिग्नलिंग के 9 पार्ट्स सीक्वेंस वाइज कवर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से सीक्वेंस वाइज सभी पार्ट्स को कवर कर लीजिए, ताकि आपको सभी पार्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सेल सिग्नलिंग के पार्ट 10 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जीपीसीआर इन विजन पाथवे का पार्ट 3। जीपीसीआर इन विजन पाथवे के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, विजन पाथवे के अंदर इंक्लूड जो जीपीसीआर है उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था लाइट की प्रेजेंटेशन में और डार्क स्टेट पे हमें किस प्रकार से विजन होता है, उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया था। पार्ट 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे विजन पाथवे के अंदर जो जीपीसीआर है उनके इनहिबिटर्स के बारे में, यानी सिग्नल टर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो CSI नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना है कि इनहिबिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट आउट किए जाते हैं एग्जाम पेपर में। तो इनहिबिटर्स के सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। आपको स्पेशली इनमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा इनहिबिटर्स किस पाथवे को जाकर ब्लॉक करता है और उसकी वजह से उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है, उनके बारे में आपको जानना है, ताकि आप लोग जो लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट C में उसको भी कवर कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सिग्नल टर्मिनेट होना क्यों जरूरी है, आखिर हमें इनहिबिटर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप लोग किसी थिएटर में कभी मूवी देखने जरूर गए होंगे, तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर या एक्साइटिंग मूवी लग रही होती है तो सारे दर्शक बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट है वो हमारी आंखों पर कंटिन्यू फॉल होती है, लंबे समय तक आंखों में हमारी लाइट प्रवेश होती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें मूवी के बाद, अगर मूवी के एंड में आप लोग महसूस करते होंगे, हालांकि बीच में तो आपको मूवी इतनी ज़्यादा थ्रिल, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग होता है कि आप लोगों को ध्यान नहीं होता, लेकिन मूवी के एंड में आप लोग देखते हैं कि आपको नींद आ रही है, या आपको सर में दर्द हो रहा है, या आंखों में भारीपन महसूस होता है, और कई लोग तो थिएटर में ही सो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यदि लंबे समय तक लाइट हमारी आंखों पर प्रवेश कर रहा है, लंबे समय तक जो फोटोन्स हैं वो हमारे आंखों पर, रेटिना पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे जीपीसीआर सिग्नलिंग है ये कंटिन्यू रहती है, जिसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर ये लाइट इस रोडोप्सिन रिसेप्टर पर कंटिन्यू फॉल होती रहेगी तो इससे क्या होगा, ये एक्टिवेट होकर के जी प्रोटीन जो ट्रांसड्यूसिन है इसको एक्टिवेट करेगा। अगर ये ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होगा तो ये इफेक्टर एंजाइम जो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम है ये एक्टिवेट रहेगा। अगर ये एंजाइम एक्टिवेट रहेगा तो ये साइटोसोलिक साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता रहेगा, जिसकी वजह से साइटोसोल के अंदर साइक्लिक जीएमपी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इससे क्या होता है कि ये जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं रोड सेल की मेम्ब्रेन में, वो सब के सब जो है क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि इन चैनल को ओपन करने के लिए साइक्लिक जीएमपी का मॉलिक्यूल उनके रिसेप्टर पर बाइंड होना चाहिए। अगर ये साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल बंद रहेंगे तो इससे बाहर के जो सोडियम और कैल्शियम आयन है वो रोड सेल के अंदर उनका इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, वो एंटर नहीं कर पाएंगे। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि रोड सेल की मेम्ब्रेन के आउटसाइड में बहुत सारा पॉजिटिव पार्ट इकट्ठा रहता है, क्योंकि वो अंदर नहीं आ पाता, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा रहता है। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से एक हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, राइट। तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल घटने की वजह से अंदर सोडियम और कैल्शियम आयन एंटर नहीं कर पाते, उनका इन्फ्लक्स नहीं हो पाता। अब हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और वैज्ञानिकों का मानना है, जिन्होंने इस पर रिसर्च अध्ययन किया है, कि ये जो हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन है लगभग -71 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। अब हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि रोड सेल की जो इनर सेगमेंट होती है उसमें जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होता है वो भी बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स रोड सेल के अंदर नहीं हो पाता, यानी कैल्शियम आयन जो होते हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो यदि कैल्शियम आयन रोड सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, उनका इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, तो कैल्शियम आयन की रोड सेल के अंदर हो जाएगी कमी। यहाँ पर कैल्शियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एक नया सिग्नलिंग चलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनहिबिटर्स का काम पड़ता है, यानी कि सिग्नल को टर्मिनेट करने की आवश्यकता होती है। तो सिग्नल कैसे टर्मिनेट होता है उसके प्रोसेस को अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी। तो 2 इनहिबिटर्स के मैकेनिज्म के द्वारा स्टूडेंट ये जो सिग्नलिंग चल रहा है इसको रोका जा सकता है, इसको टर्मिनेट किया जा सकता है।
नंबर फर्स्ट है अरेस्टीन प्रोटीन मैकेनिज्म, दूसरा है जीटीपीएज एक्शन। इसके द्वारा इस सिग्नल को हम लोग टर्मिनेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अरेस्टीन प्रोटीन मैकेनिज्म के बारे में। तो स्टूडेंट, सिग्नल टर्मिनेशन के मैकेनिज्म में नंबर फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालीजिए सिग्नल टर्मिनेशन बाय अरेस्टीन प्रोटीन, यानी कि अरेस्टीन प्रोटीन के द्वारा सिग्नल कैसे टर्मिनेट होता है उसके मैकेनिज्म को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि कंटिन्यू लाइट इस रोडोप्सिन रिसेप्टर पर फॉल होती रहेगी तो इससे क्या होगा, ये जो रोडोप्सिन होता है ये एक एंजाइम की तरह एक्ट करने लग जाता है, राइट। इसके पास एक एंजाइम एक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज, या कुछ बुक में मेंशन किया गया है रोडोप्सिन सेरीन काइनेज। यानी कि ये जो रोडोप्सिन रिसेप्टर है अब ये फंक्शन करता है, अब ये एक्ट करता है रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज की तरह। यदि आपने मेरे सेल सिग्नलिंग के प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो आप लोगों को एक बात जरूर पता होगी कि काइनेज जो होता है उसका फंक्शन होता है फॉस्फोराइलेशन करना, यानी कि ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करना। तो यहाँ पर ये जो रोडोप्सिन का जो साइटोसोलिक टेल वाला जो पार्ट होता है इस पर हो जाता है इसका फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का हो जाता है एडिशन। आफ्टर फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट, ये जो पूरा रोडोप्सिन है ये पार्शियली इनहिबिट हो चुका है, यानी कि आधा इनहिबिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो बचा हुआ प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है अरेस्टीन प्रोटीन। साइटोसोल में मौजूद जो इनहिबिटरी अरेस्टीन प्रोटीन होता है वो आकर के इस फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो जी प्रोटीन है और ये जो रोडोप्सिन है इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है वो बंद हो जाता है। अगर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन बंद हो जाएगा तो जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारा जो इफेक्टर एंजाइम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस वो भी एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगर ये साइटोसोलिक इनहिबिटरी अरेस्टीन प्रोटीन है, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप से जाकर बाइंड करेगा तो बाइंड करने से अब इसका कंप्लीट इनहिबिशन हो जाएगा, रोडोप्सिन रिसेप्टर का कंप्लीट इनहिबिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जी प्रोटीन और रोडोप्सिन के बीच जो इंटरेक्शन था वो बंद हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। अगर जी प्रोटीन और रोडोप्सिन के बीच जो इंटरेक्शन था वो बंद हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा। अगर जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो इफेक्टर एंजाइम होता है जिसका नाम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो साइटोसोल में मौजूद साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो रॉड सेल है उसके अंदर साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट अरेस्टीन प्रोटीन के द्वारा ये जो रिसेप्टर है रोडोप्सिन रिसेप्टर इसको इनहिबिट किया जा सकता है और इस पूरे सिग्नल को रोका जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कुछ बुक में मेंशन है, कुछ बुक में मेंशन नहीं है। ये जो हमारा रोडोप्सिन रिसेप्टर होता है ये रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम की तरह काम कब करता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। ध्यान रखना, डे टाइम में अगर नॉर्मल कंडीशन है यानी कि साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल है वो रोड सेल में बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम का भी लेवल ठीक ठाक है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है, बैलेंस है, तो उस समय पर ये काम नहीं करता है, उस समय ये टर्न ऑफ रहता है, ठीक है। लेकिन टर्न ऑन कब होता है, जब कंटिन्यू लाइट फॉल होती रहती है, ठीक है। जब लगातार लाइट जो फोटोन्स होते हैं वो स्ट्राइक करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सिग्नलिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का लेवल है वो घट जाता है रोड सेल के अंदर। अगर साइक्लिक जीएमपी का लेवल घटेगा तो सोडियम और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। तो ये कब एक्टिव होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तभी एक्टिव होता है जिस समय कंटिन्यू लाइट फॉल होती है, नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट नहीं होता है। यहीं पर मैं एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से याद कर लें। जिस समय नॉर्मल कंडीशन होती है यानी कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल बिल्कुल सही है, सोडियम कैल्शियम आयन का भी लेवल रोड सेल के अंदर बिल्कुल सही है, तो ऐसी कंडीशन में इस रोडोप्सिन रिसेप्टर के साथ एक एंजाइम बाइंड रहता है या जुड़ा रहता है जिसका नाम है रिकवरीन एंजाइम। रिकवरीन एंजाइम जो होता है प्ले ए की रोल इन द इनहिबिशन ऑफ रोडोप्सिन काइनेज। ये एक रोडोप्सिन काइनेज की इनहिबिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस समय नॉर्मल कंडीशन होती है उस समय रिकवरीन इस रोडोप्सिन रिसेप्टर के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू लाइट फॉल होती रहती है, कंटिन्यू फोटोन स्ट्राइक करते हैं हमारी आंखों को और ये सिग्नलिंग कंटिन्यू चलती रहती है, कैल्शियम आयन साइक्लिक जीएमपी का लेवल घट जाता है, कैल्शियम आयन की रोड सेल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम आयन ये जो रिकवरीन एंजाइम होता है ये इस रोडोप्सिन रिसेप्टर से अलग हो जाता है। अब जैसे ही ये रिकवरीन एंजाइम जो होता है ये इस रोडोप्सिन से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये इटसेल्फ एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो अरेस्टिन इनहिबिटर प्रोटीन है वो जाकर के उससे बाइंड हो जाता है, ठीक। इसकी वजह से बेसिकली होता है कि आपने देख लिया है कि जो जी प्रोटीन है और जो रिसेप्टर है रोडोप्सिन इनके बीच इंटरेक्शन नहीं होता है।
तो ये स्टूडेंट हमने फर्स्ट इनहिबिटर के बारे में डिस्कस किया, अरेस्टिन प्रोटीन मैकेनिज्म। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है जीटीपीएज एक्शन। रोड सेल के साइटोसोल में स्टूडेंट और भी एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम है रेगुलेटर्स ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, या शॉर्ट फॉर्म में इसको आरजीएस बोला जाता है। ये एक तरीके से जीटीपीएज एंजाइम की तरह काम करते हैं। जीटीपीएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये जो अल्फा सब यूनिट है, ये जो जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट है, अगर ये एक्टिव होता है तो इस पर जीटीपी बाउंड रहता है। ठीक है, अगर ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट है तो उस पर जीटीपी बाउंड रहेगा, लेकिन अगर ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है तो जीटीपी बाइंड रहेगा। तो जीटीपीएस क्या करता है, इस अल्फा सब यूनिट पर जो जीटीपी बाइंड है इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद इस अल्फा सब यूनिट पर जुड़ जाएगा जीडीपी, और जीडीपी जुड़ने से ये जो पूरा ट्रांसड्यूसिन है, ये जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये जीडीपी इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये जाकर के इफेक्टर एंजाइम साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आगे की जो सिग्नलिंग चलती है, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस चलता है, वो नहीं होगा। राइट, तो इसका मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल था जीटीपीएस का, कि ये क्या करेगा, ये अल्फा सब यूनिट पर जो जीटीपी अटैच है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसका हाइड्रोलाइज कर देता है जीडीपी में। राइट, जिससे कि ये पूरी की पूरी जो सिग्नलिंग है वो स्टॉप हो जाती है, यहीं पर टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि अल्फा सब यूनिट पर जीडीपी बाउंड होगा। अब जीडीपी बाउंड होगा तो ये डिसोसिएशन इसका हो ही नहीं पाएगा, ये बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो ही नहीं पाएगा। अगर ये इससे अलग नहीं होगा तो इफेक्टर एंजाइम जो साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो साइटोसोल में मौजूद साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब जिसकी वजह से रोड सेल की साइटोसोल में साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल है वो, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज रहेगी, जिसकी वजह से सोडियम और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इनहिबिटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका छोटा सा भी डाउट बचा है, कहीं से भी कोई भी आपको क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।